हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड की विभिन्न आपके परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है यूट्यूब पर हमारे एसएस स्टडी चैनल पर, उसका अगला प्रश्न पत्र है ये। इसमें हमने कंप्यूटर और सामान्य अध्ययन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लिया हुआ है। मैं इसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको इसका जो आपके 100 नंबर का पेपर है जिसमें हिंदी, उत्तराखंड और जीएस सारी चीजें चाहिए, तो हमारी टेस्ट सीरीज में आपके इंटरमीडिएट लेवल के कोर्स के नाम से चल रहा है, जो समूह आदि के लिए बनाया है, वो आप हमारे जो ऐप है एसएस स्टडी वहां से ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दरोगा के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी हमारा लाइव चल रहा है 10 से 10:30 से आपके लगभग 2 बजे तक। तो 3-3.5 घंटे की क्लास चल रही है, वो उससे भी आप जुड़ सकते हो। वो हमारा ऐप पर लाइव भी चल रहा है और ऐप पर उसकी जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेज हैं वो भी चल रही हैं। अगर कोई बाद में भी जुड़ता है तो उसे पहले की रिकॉर्डेड क्लासेज मिल जाएंगी और उसके साथ साथ उसमें जो एसआई के लिए टेस्ट सीरीजें हैं वो सब उसमें फ्री रहेंगी, तो आप वहां से उसमें जुड़ सकते हो। तो ये आज का जो हमारा पेपर है इसमें आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने सम्मिलित किया है, आप इसको देखिए। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? हिमालयन माउंटेनियरिंग, ये आपका हिमालयन जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, ये बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है। एक्चुअल ये दार्जिलिंग में है, ये दार्जिलिंग में है। जो उत्तराखंड में उत्तरकाशी है वो नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिसे हम निम बोलते हैं, NIM, निम, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ये आपका हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल नृत्य है? एकल नृत्य मतलब जिसमें एक ही पार्टिसिपेंट होता है, एक ही नृत्य करता है, वो एक्चुअल में कौन सा है? मोहिनी अट्टम। एक तो स्त्री करेगी मोहिनी अट्टम और दूसरा एकल होगा। इसकी वजह क्या है? मोहिनी स्वरूप आपका विष्णु का वह स्वरूप है जो उन्होंने जो जब आपका समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो देवता और राक्षसों के बीच छीना झपटी हो गई थी, तो राक्षसों को पिंड छुटाने के लिए विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके उस अमृत के कलश को अपने उसमें उठा लिया और वो राक्षसों को थोड़ी देर के लिए आपके गुमराह करती रही अपना नृत्य दिखा करके अपने सौंदर्य से। तो उसी पर आधारित है मोहिनी अट्टम, मोहिनी स्वरूप से ही है। तो इसीलिए क्या ये आपका एक तो लस्य है, लस्य का मतलब हमारे जो आपका भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसमें नृत्य की दो मूल वो हैं, एक तो तांडव है यानी कि तांड्य, यानी कि जो पुरुषों का है कठोर नृत्य, और एक कोमल नृत्य जो स्त्रियों के लिए है जिसे लस्य कहा जाता है। तो मोहिनी अट्टम लस्य का ही स्वरूप है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने आयु पूर्ण कर ली हो। कोई भी व्यक्ति जो भारत में आपका 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है वो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। त्रिस्तरीय पंचायत में किसी भी स्तर का, जिला पंचायत का हो, क्षेत्र पंचायत का हो या ग्राम पंचायत का हो, वो 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद इस चुनाव को लड़ने के योग्य हो जाता है। और वोट देने की आयु तो 18 ही वर्ष है। इसमें टिकट लेने की यानी कि अपना चुनाव में एक कैंडिडेट बनने की जो आयु है वो 21 वर्ष है। मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। मानवाधिकार की जो अवधारणा है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई है, तो उसके लिए जो प्रमुख अवधारणा है वो है क्या? मानव होने के नाते मानव गरिमा का अधिकार, यानी कि वो समस्त चीजें जो मानव होने के नाते एक मानव को प्राप्त होनी चाहिए, गरिमा स्वरूप प्राप्त होनी चाहिए, वो मानवाधिकार है। उसमें सब चीज आती है, समानता भी आती है और इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आते हैं, अपने जो धार्मिक या अपने जो संस्कार हैं उनको मानने के अधिकार भी आते हैं। तो गरिमा के साथ आदमी को मानवीय जीवन के स्वरूप को आपके सर्वांगीण विकास के लिए जिन जिन आपके चीजों की आवश्यकता होती है वो आपके क्या है? मानवाधिकार है। मानव होने के नाते इसमें मौलिक अधिकार इसी का एक हिस्से की तरह है कि मौलिक अधिकार मानवाधिकार के ही मतलब एक तरीके से आपके कानूनन पुष्टि करने वाले तत्व हैं। तो जो आपका ये है, ये कोई छोटी अवधारणा नहीं है, ये एक बहुत विस्तृत अवधारणा है कि एक अगर व्यक्ति मानव है तो उसके पास क्या क्या अधिकार होने चाहिए। लोकसभा के 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होकर के आते हैं? वर्तमान जो लोकसभा है 545 की है, इसमें से भी अब 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन है वो तो मनोनीत होते थे, वो अब क्या हो गए हैं? खत्म ही हो गए। 543 जो सीटें हैं उसमें से 13 सीटें आपका संघ शासित क्षेत्रों से आती हैं, जिसमें 7 सीटें तो आपको पता है दिल्ली से ही है और उसके अलावा एक एक सीट लगभग सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको, 6 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं सबके पास है। तो वो 13 सीटें आती हैं संघ शासित प्रदेशों से। बाकी आपका
530 सीटें आती हैं राज्यों से, जो हमारे राज्य हैं उनसे 530 सीटें उन्हें अलॉट की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संविधान की संघीय शक्ति का क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय संविधान की जो संघीय शक्ति है, संघीय शक्ति आपके क्या हो जाती है उस समय? निलंबित हो जाती है। संघीय शक्ति मतलब सारे भारत एक राज्यों का संघ है, यहाँ संघीय शक्ति का मतलब इससे है, संघ सूची के विषयों की शक्ति से नहीं है। संघीय शक्ति का मतलब क्या राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी भारत संघ की तरह बिहेव करता है कि राज्य आपके स्वायत्त और केंद्र उनके ऊपर एक नियंत्रण करता? नहीं, बल्कि ये पूरी तरीके से निलंबित हो जाता है और देश एक हो जाता है। इसीलिए तो आपातकाल रखे गए हैं, आपात उपबंध इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि संघीय व्यवस्था कमजोर होती है, जहां शक्तियों का विभाजन होता है, और जहां शक्तियों का विभाजन होगा अपनी अपनी शक्तियों के लिए संघर्ष भी चलेगा। तो इस संघर्ष में कभी वैमनस्य हो जाते हैं केंद्र और राज्य के बीच। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या करा, आपका राष्ट्रीय जो आपातकाल है उसमें आपके आपातकाल की अवधारणा को इसीलिए रखा कि देश में कोई आफत आएगी तो संघ नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, एक एकल व्यवस्था, एक फेडरल स्टेट की तरह वो बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 किस वर्ष करी गई? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं पहले आपके 60 वर्ष में वो रिटायर हो जाते थे, बाद में उनकी आयु बढ़ाकर 62 वर्ष की गई 15वें संविधान संशोधन द्वारा। अब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अधिकतम आयु कितनी है? 62 वर्ष। देश के पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास राज्य करेगा किस अनुच्छेद में? देश में पर्यावरण के हित संरक्षित करना और आपके जो वन्य जीव हैं उनका संरक्षण करना किसका? आपका राज्य का उत्तरदायित्व होगा। भारत के नीति निर्देशक तत्वों में ये राज्य के लिए तय किया गया है। राज्य मतलब हमारी जो सरकारी सिस्टम है, व्यवस्था है, उसके लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 36 में राज्य केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, स्थानीय निकाय भी है। जो भी उत्तरदायी आपके शासन प्रणाली है वो सब राज्य कहलाते हैं। 48 क के अनुसार आपका इस संविधान संशोधन, इस आपके संवैधानिक प्रावधान की व्यवस्था की गई है। GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब जो भू स्थैतिक कक्षा है उस तक पहुंचने वाला, क्योंकि जो सामान्य उपग्रह होते हैं वो आपके 2000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। जो भू स्थैतिक कक्षा है वो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ठीक 90 डिग्री के कोण में 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां तक पहुंचने के लिए विशेष ईंधन, विशेष विमानों की या विशेष आपके रॉकेट की आवश्यकता होती है, जो भारत के पास पहले नहीं था। 1993 में क्रायोजेनिक इंजन को लेकर के रूस के साथ समझौता हुआ था, लेकिन दुनिया भर ने भारत पर आरोप लगाया कि इसके CTBT पर हस्ताक्षर नहीं है, और अगर ये इस रॉकेट से मिसाइल तैयार कर देगा जो आपका जो अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, तो उससे इसके परमाणु बम की पहुंच दुनिया भर में हो जाएगी। रूस ये चीज ना दे तो भारत के साथ ये समझौता आगे बढ़ नहीं पाया। तो भारत ने 2000 सन में अपना क्या कर लिया था, क्रायोजेनिक ईंधन तैयार कर लिया था, और पहली जो प्रायोगिक उड़ान हुई GSLV की, जो क्रायोजेनिक ईंधन पर आधारित थी, वो थी 18 अप्रैल 2001 को, जो विफल हो गई। फिर इसके 10 वर्ष बाद 2010 में इसने सफल उड़ान करी प्रायोगिक तौर पर। 2014 में इसने पहली बार अपनी सफल उड़ान करके एक जो सैटेलाइट है प्रायोगिक, उसे स्थापित भी कर दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की क्रूज मिसाइल है? क्रूज मिसाइलें दो तरह की होती हैं। जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट है और यहां से इसको मारना है, एक मिसाइल तो सीधे जाकर के ऐसे मार करेगी, एक आपके प्रक्षेपी गति से करेगी, यानी कि पहले 45 डिग्री में ऊपर को छोड़ा जाएगा, फिर वो ऐसे गिरेगी। तो ये जो आपका अधिकतम दूरी की मिसाइलें होती हैं उनको बोलते हैं बैलिस्टिक, जो अधिकतम होती है इनको बोलते हैं बैलिस्टिक। और जो सीधा मार करती है उसे बोलते हैं क्रूज। लक्ष्य से लक्ष्य में ऊपर नहीं जाएगी, आसमान की तरफ जाकर के नीचे को नहीं गिरेगी, क्योंकि बहुत दूरी की मिसाइलों के लिए प्रक्षेपी गति में ये होता है कि 45 डिग्री के कोण में अगर हम किसी चीज को फेंकेंगे तो जितने हम ताकत से फेंकेंगे, जितनी ऊंचाई वो दूरी तय करेगा, उतनी ही फिर गुरुत्वाकर्षण के सहारे वो कोण बना करके आगे को तय कर लेगा। तो उससे दूरी दुगनी हो जाती है। इसीलिए ज्यादा दूरी में मार करने वाली जो मिसाइल है, जैसे अग्नि 5 है,
5500 किलोमीटर उसकी मारक क्षमता है, तो उसे सीधे नहीं फेंका जा सकता है, तो उसे ऐसे फेंका जाता है, तो उन्हें बैलिस्टिक बोलते हैं। और जो आपका सीधे मार करती हैं उन्हें क्रूज बोलते हैं। भारत की जो इनमें से क्रूज मिसाइल है वो ब्रह्मोस है, क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है वो है 290 किलोमीटर और सुपरसोनिक है ये, मतलब ध्वनि की गति से भी तीव्र, कई गुना तीव्र है। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र, अंटार्कटिका नहीं, आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी जो ध्रुव है उस पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र, तो वो हिमाद्री है आर्कटिक में, क्योंकि जो आपका अंटार्कटिका है उसमें पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती, ये सब किसके हैं, दक्षिण ध्रुव के, यानी कि अंटार्कटिका के हैं ये, वो सब आर्कटिक के हैं, वो एक आर्कटिक का है। अगला क्वेश्चन है, आईओटी क्या है? आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित शब्द है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि सारी चीजें क्या आपके इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट एक विचार की तरह हमारे चारों ओर है और उसी के माध्यम से चीजें संचालित की जाएंगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है आईओटी। अगला क्वेश्चन है, अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव के बजाय इंटरनेट पर डाटा को भंडारित करना, वो उन्हें उपयोग योग्य बनाना क्या कहलाता है? मतलब हम अपनी कंप्यूटर की मेमोरी का उपयोग ना करके, मोबाइल की मेमोरी का उपयोग ना करके आजकल क्या करते हैं, इंटरनेट में ही अपने डाटा को सुरक्षित रख देते हैं, जिससे हमारी रैम और रोम का लोड कम हो जाता है और उस डाटा को हम चाह करके अपनी आईडी से उपयोग भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो इंटरनेट में डाटा रखा जाता है उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई में प्रयोग होने वाला क्यूआर कोड क्या होता है? यूपीआई मतलब जो आपका हम विभिन्न माध्यमों, फिनटेक कंपनियों के माध्यम से गूगल पे, फोन पे या अमेजॉन पे या इस तरीके की चीजें जो उपयोग कर रहे हैं आजकल पेमेंट के लिए, वो क्या होता है? यूपीआई, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस जो है। तो इस यूपीआई का जो हम प्रयोग करते हैं तो उसमें आजकल हम क्या कर रहे हैं, नंबर डालने के, नाम डालने के बजाय क्यूआर कोड को आपके सिलेक्ट कर लेते हैं। तो क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, मतलब आपको बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय उसके एक लोगो को क्या करना है, फोटो खींच का स्कैन करना है, वो उसकी सारी डिटेल आपकी कंप्यूटर को दे देगा या मोबाइल को दे देगा, उससे आपका काम तुरंत हो जाएगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, जो ऐसे बने होते हैं आपके विभिन्न जो यूपीआई हैं उनमें। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल सीट। एक्सेल सीट आपका जो विभिन्न तरह की टैली या फिर आपके डाटा संग्रहण के लिए, डाटा सीट बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है एक्सेल। तो उसमें प्रत्येक फॉर्मूले का आरंभ किस चिन्ह से होता है? कोई भी फॉर्मूला हो एक्सेल सीट का, वो आरंभ होता है बराबर, इक्वल के चिन्ह से। अगला क्वेश्चन है, रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? रोम में जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं रीड ओनली मेमोरी में, जिन्हें हम मिटा और बदल नहीं सकते हैं, यथावत रहते हैं, उन्हें फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर जो आपके एक तरीके से उसी में ही हमेशा के लिए इंस्टॉल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी इनमें से आपका सीडी रोम है। सीडी रोम आपका एक क्या है? ऑप्टिकल, प्रकाशीय, उस पर आधारित मेमोरी है। इंकजेट प्रिंटर में रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? मूल रंग इंकजेट प्रिंटर में केवल 3 होते हैं, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपके विभिन्न तरह के रंग तैयार किए जाते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना किस वर्ष से आरंभ हुई थी? बैंकिंग लोकपाल मतलब आपके बैंकों में की जाने वाली ग्राहक से धोखाधड़ी या बैंकों द्वारा ग्राहकों के प्रति जो भी आपके मामले आते हैं, उन मामलों की देखरेख के लिए बैंकों का अपना एक क्या है? लोकपाल है, जो बैंकिंग गड़बड़ी को ठीक करने के लिए उत्तरदायी है। वो है आपका 1995 में भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना आई थी। अगर बैंक से संबंधित कोई भी शिकायत आपका निवारण बैंक नहीं कर रहा है, तो आप एक निश्चित समय के अंदर बैंकिंग लोकपाल में उसकी शिकायत करेंगे तो आपका समाधान वहां से हो जाएगा। भारत में म्यूचुअल फंड की नियामक रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? म्यूचुअल फंड जो आजकल आपका निवेश का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है देश में, आपके लोगों के लिए एफडी या इन सारी बैंक जमाओं से ज्यादा आकर्षक जो निवेश है वो म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक फंड, ऐसे फंड इकट्ठा किया जाता है जिसे स्थिति के अनुसार अलग अलग कंपनियों के शेयरों में लगा करके
उससे बाजार की स्थिति के अनुसार लाभ कमा करके जो म्यूचुअल फंड धारक है उसे दिया जाता है। तो यूटीआई भारत में पहला क्या था, यूटीआई जो आपका पहला भारत में म्यूचुअल फंड जारी करने वाली कंपनी थी। आज देश में लगभग हर जो बड़ी आपके फाइनेंशियल कंपनियां हैं वो म्यूचुअल फंड जारी करती हैं। तो म्यूचुअल फंड में आपके ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी ना हो उसके लिए आपका क्या किया गया है, आपका सेबी जो भारत में आपका शेयर बाजार की रेगुलेटरी अथॉरिटी है वही आपका म्यूचुअल फंड की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में बाजार जोखिम पर आधारित होता है, अर्थात शेयर पर ही उसको निवेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस बजट को सूर्यास्त बजट कहा जाता है? शून्य आधारित बजट को सूर्यास्त बजट कहा जाता है। मतलब शून्य आधारित मतलब इस साल के बजट को जीरो मान लिया जाता है, अगले चरण में फिर नई शुरुआत की जाती है। जैसे सूर्य अस्त हो गया तो एक बार के लिए खत्म, नई चीजें फिर नए सिरे से शुरू होंगी अगले दिन में सूर्योदय के साथ। तो शून्य आधारित बजट में एक बार सारी चीजों को शून्य मान लिया जाता है, फिर नए सिरे से शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है? पीएम प्रणाम योजना का संबंध है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने से। देश में ऑर्गेनिक और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो रासायन है उनका उपयोग कम करना, क्योंकि रासायनों को खरीद में हमारा बहुत बड़ा पैसा चला जाता है। देश में पर्यावरणीय समस्याएं हो रही हैं, लोगों को स्वास्थ्यगत समस्याएं हो रही हैं रासायनों के लगातार प्रयोग से। तो प्रधानमंत्री ने ये योजना इसलिए लॉन्च की है ताकि आपका देश में रासायनिक उर्वरक और रासायनिक जो आपके कृषि में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ हैं, पेस्टिसाइड हैं, उनको लगातार कम किया जाए और देश में एक स्वस्थ आपके ऑर्गेनिक कृषि का वातावरण तैयार किया जाए ताकि लोग स्वस्थ रहें, मिट्टी स्वस्थ रहे, पर्यावरण स्वस्थ रहे और देश की जो विदेशी मुद्रा विदेश में इनको खरीदने चली जाती है वो भी कम हो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक नगर कर्क रेखा पर स्थित है? इनमें से कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इनमें से बांसवाड़ा, राजस्थान का बांसवाड़ा नगर आपके कर्क रेखा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे अधिक क्रियाशील भूजोत किस राज्य में? क्रियाशील मतलब जहां पर खेतीबाड़ी की जा रही है, छोड़ी नहीं है, ठीक है, मतलब डेड नहीं पड़ी है बल्कि उनमें कृषि कार्य हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो क्रियाशील जोतें हैं उनकी संख्या राजस्थान में सबसे अधिक है, बड़ी नहीं लेकिन क्रियाशील का मतलब जो कार्यरत है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग का अध्यक्ष तो पदेन प्रधानमंत्री होता है, जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष भी होगा। उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।